दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपना स्टारडम नहीं खोया। वह एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी पहले ही आर्ट फिल्म मृग्या के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो पूरे करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी है, जैसे प्यार झुकता नहीं, डिस्को डांसर, घर एक मंदिर, कसम पैदा करने वाली की, डांस, वतन के रखवाले, मुजरिम और द कश्मीर फाइल्स। फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहा जाता है? क्यों उन्हें बी ग्रेड फिल्मों का बेताज बादशाह कहा जाता है? तो इसका जवाब इस जानकारी में है कि साउथ के एक डायरेक्टर हैं TLB प्रसाद, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है, जैसे जख्मी सिपाही, जल्लाद, दानवीर, जोड़ीदार, रंगबाज, कालिया, शेर ए हिंदुस्तान, हत्यारा और चीता, और भी कई फिल्में हैं। और उनकी हर फिल्में प्रॉफिट मेकिंग है। भले ही वो बड़े सेंटरों पे उतना पैसा नहीं बना पाई हो, लेकिन छोटे सेंटरों पे वे फिल्में खूब चली थी। तो फिर ऐसा क्यों था कि मिथुन चक्रवर्ती लगातार ऐसी फिल्में करते जा रहे थे? क्या था मिथुन दा का बिजनेस ट्रिक्स? किस मजबूरी में मिथुन दा कर रहे थे लो बजट वाली फिल्में, और कम बजट वाली फिल्में करने के बाद भी मिथुन कैसे बने रहे सुपरस्टार? आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब खंगालेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिथुन दा के डाई हार्ड फैन हैं और उनको एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन और जानकारियों से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 80 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मों के दिग्गज स्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बड़े पर्दे पर कमाल नहीं कर पा रही थी। तब बी ग्रेड फिल्मों के निर्माता और निर्देशक बब्बर सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम है डिस्को डांसर। भाई साहब, इस फिल्म के बाद से तो मिथुन चक्रवर्ती की जो किस्मत पलटी, उसे पूरी दुनिया देखती रह गई। उनका सितारा ऐसा चमका कि वह रातों रात एक पॉपुलर स्टार बन गए। तब वे एक से बढ़कर एक फिल्में करने लगे। कई बड़े स्टार्स और हीरोइनों के साथ उन्होंने फिल्में बनाई, जो कि खूब चली भी। मिथुन चक्रवर्ती मास में पॉपुलर हो गए। उन्होंने अपना एक ऐसा फैन बेस बनाया जो हर हाल में उनकी फिल्में देखता ही देखता था। लेकिन इस पॉपुलर स्टार की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका करियर ढलान पर आने लगा, उनकी फिल्में पिटने लगी। तब एक बार फिर से उन्हें इन्हीं तथाकथित बी ग्रेड फिल्मों ने सहारा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बात 90 के दशक के फर्स्ट हाफ की है, जब उनके करियर में साफ तौर पर गिरावट देखी जाने लगी थी, जिसके बाद से ही उन्होंने लो बजट की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि जो उनका टैलेंट था, उन फिल्मों के साथ ये फिल्में मैच नहीं करती थी, फिर भी उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया और खूब पैसा कमाया। ये दौर साल 1993 से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने आदमी, दलाल, जीवन की शतरंज, फूल और अंगार, कृष्ण अवतार, मेहरबान और परदेसी जैसी फिल्मों में काम किया था। फिर आई 1994 और इस साल भी उनका वही सिलसिला जारी रहा। इस साल जो उनकी फिल्में आई, उनके नाम है परमात्मा, क्रांति क्षेत्र, चीता, जनता की अदालत, नाराज, तीसरा कौन और यार गद्दार। और फिर साल 1995 में भी यही सिलसिला जारी रहा। इस साल जो मिथुन दा की फिल्में आई थी, उनके नाम है रावण राज, जख्मी सिपाही, निशाना, जल्लाद, अहंकार, अब इंसाफ होगा। मतलब कि वे लगातार ऐसी फिल्में देते जा रहे थे जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा से हटकर जरूर थी, मगर उनका अपना एक दर्शक वर्ग भी था और वे उसी तरह की फिल्मों के दीवाने थे। मतलब आलम यह था कि भले ही उनकी फिल्में बड़े शहरों में रिलीज हो या ना हो, छोटे शहरों में जरूर हिट हो जाती थी। मतलब एक वक्त ऐसा था कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों में उनका एक तरह से कब्जा सा हो गया था। एक उतरती नहीं थी,
कि दूसरी चढ़ जाती थी। अपने एक पुराने इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि यह एक जानबूझकर लिया गया फैसला था। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ऊटी शिफ्ट हो गए थे, जहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय शुरू किया था। उस होटल का नाम था होटल मोनार्क और फिर उन्होंने अपना पूरा बेस वहां पर सेटअप कर लिया था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ उन फिल्मों में काम करना चुना जिनकी शूटिंग ऊटी और उसके पास ही होती थी और उनके क्रू मेंबर उनके होटल में ही ठहरते थे। और इतना ही नहीं, उस प्रोडक्शन यूनिट को वे होटल में ठहरने की खर्चे में छूट भी देते थे। साथ ही उनको एक साथ अपना बल्क डेट भी दे देते थे ताकि उनकी फिल्में स्टार्ट टू फिनिश वहीं पर शूट हो सके और निर्माताओं का बजट भी ना बिगड़े। और उनकी यह स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। इससे दोनों को फायदे थे। एक तो उनकी फिल्म के क्रू मेंबर उनके होटल में किफायती दरों पर रह सकता था और एक ही शेड्यूल में फिल्म पूरी भी कर सकता था। दूसरा ये कि उनका होटल व्यवसाय भी धीरे धीरे जमता जा रहा था। फिर क्या था, मिथुन चक्रवर्ती लो बजट की फिल्में धड़ाधड़ करने लगे और इसी तरह से साल दर साल उनकी फिल्में रिलीज होने लगी। कई बार आलम यह होता था कि बैक टू बैक हर महीने उनकी कोई न कोई फिल्म रिलीज जरूर होती थी और ये सारी फिल्में प्रॉफिट मेकिंग होती थी, कोई इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़कर। अगर कोई फिल्म अपनी लागत ही नहीं निकाल पाती थी तो इसके लिए भी वो प्रोड्यूसरों और डिस्ट्रीब्यूटरों को उनकी लॉस की भरपाई करने की गारंटी भी देते थे। अब निर्माता भी आंख बंद करके उनकी फिल्मों में पैसा लगाने लगे थे क्योंकि उनको ये सेफ गेम लगता था। साथ ही उनको ये उम्मीद भी रहती थी कि कहीं न कहीं इनमें से कोई फिल्म जय संतोषी माँ जैसी ब्लॉकबस्टर साबित न हो जाए। आपको बता दें कि जय संतोषी माँ एक ऐसी फिल्म थी जो एकदम से लो बजट की फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दी थी। इंटीरियर्स में तो यह फिल्म गोल्डन और प्लैटिनम जुबली हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता का आलम यह था कि इन्होंने तब एक साथ रिलीज हुई फिल्म शोले को भी कमाई के मामले में टक्कर देने लगी थी। दोस्तों, डिस्को डांसर को ही ले लें, ये भी एक मिड बजट की ही फिल्म थी और जब ये रिलीज हुई थी तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित होगी। लेकिन जब ये फिल्म चलने लगी तब उस वक्त इसने सफलता के वो सारे रिकॉर्ड कायम किए जो देखने वाले देखते ही रह गए। बस यही उम्मीद उन निर्माताओं को भी थी जो मिथुन के साथ लगातार कम बजट वाली फिल्में बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मिथुन दा का एक जबरदस्त फैन बेस है जो उनकी फिल्में देखेगा ही देखेगा और जरा और हिट हो गई तो दुगुना या 4 गुना मुनाफा गारंटी। हालांकि फिल्म क्रिटिक्स उनकी फिल्मों को नजरअंदाज कर देते थे और रिव्यूज कॉलम में उनकी फिल्मों की कोई समीक्षा नहीं लिखते थे। इतना ही नहीं, उनकी फिल्मों को बी ग्रेड की फिल्मों के तौर पर भी कैटेगराइज करते थे। जैसे साल 1995 में ही रिलीज हुई मिथुन दा की फिल्मों को ही देख लें, गुनाहगार, द डॉन, भाग्य देवता और दिया और तूफान, या फिर 1996 में रिलीज हुई निर्भय, मुकद्दर, जुर्माना, भीष्मा, दानवीर, अपने दम पर, अंगार और जंग को ही देख लें। मेन स्ट्रीम सर्कल में इन फिल्मों की कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी और यही सिलसिला लगातार जारी रहा। साल 1997 में आई फिल्म शपथ, जोड़ीदार, लोहा, कालिया, दादागिरी, सूरज, जीवन युद्ध और क्रांतिकारी को ही देख लें, या फिर 1998 में आई फिल्म शेर-ए हिंदुस्तान, साजिश, मिलिट्री राज, चांडाल, हत्यारा, उस्तादों का उस्ताद, हिटलर और देवता को देख लें। मतलब सभी के सभी लो या मिड बजट के और बिना बैनर वाली फिल्में। फिर भी ये फिल्में प्रॉफिट मेकिंग थी और इन सब को देखते हुए मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने एक बार कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने बुरे दौर में भी खूब नोट छाप रहे हैं। और ये बात इससे भी जाहिर होती है कि साल 1995 से लेकर साल 1998 तक मिथुन चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में जाने जाते थे। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ था? तो इसका बड़ा सा सिंपल जवाब दिया था मिथुन चक्रवर्ती ने, प्लानिंग। दरअसल अपने करियर के शुरुआती दिनों में मिथुन दा ने बहुत ही बुरे दिन देखे थे। कई बार उन्हें भूखे पेट रहना पड़ा था
और कई बार उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। और इन्हीं सब की वजह से वे सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक उनकी फिल्में चल रही है तब तक चल रही है, जब एक दौर ऐसा आएगा जब उनकी फिल्में चलनी बंद हो जाएगी तब वे क्या करेंगे। और इसी इनसिक्योरिटी ने उन्हें एक एक्टर से उनको एक बिजनेसमैन बना दिया। और जैसे ही डिस्को डांसर के बाद उनका करियर उफान पर आया, तब उन्होंने साइड बाय साइड अपने बिजनेस में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही 90 के दशक के सेकेंड हाफ में उनके करियर में ढलान आना शुरू हुआ, वे ऊटी में अपने होटल मोनार्क में शिफ्ट हो गए और उन निर्माताओं को बल्क में डेट देना शुरू कर दिया जो ऊटी में आकर उनके रिसोर्ट में ठहरते थे और ऊटी के आसपास ही अपनी फिल्मों की शूटिंग करते थे। इतना ही नहीं, जो उनके रिसोर्ट में शूट करते थे वे उन फिल्मकारों को विशेष छूट भी देते थे। हीरोइन भी वो साउथ की ही लेते थे जो उन्हें बल्क में डेट दे सके। और इस तरह से वे 4 महीने में ही फिल्में पूरी कर लिया करते थे। और इसके साथ ही वे बॉलीवुड की आसमान छूती इंटरेस्ट रेट और उससे बढ़ने वाली लागत से फिल्म प्रोड्यूसरों को बचा लिया करते थे। और नतीजा यह होता था कि उनकी फिल्में लो बजट में तैयार हो जाती थी और जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग भी कम होती थी और डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें हाथों हाथ खरीद लिया करते थे। इस तरह से उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया करती थी। इस तरह से ये उनके निर्माताओं के लिए एक सेफ गेम था। यहाँ तक कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी निर्माताओं को कुछ न कुछ मुनाफा जरूर करा ही देती थी। मतलब कि एकदम से सेफ गेम, नो रिस्क। और यही फॉर्मूला था इस तरह की फिल्मों का। मिथुन दा का भी कहना था कि दूसरे स्टार जहां फिल्मों की स्टार्टिंग डेट देते थे तो वहीं मैं फिल्म की कंप्लीशन डेट देता था, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरों को यकीन हो जाता था कि यह फिल्म 101% गारंटी के साथ पूरी होगी। मिथुन दा का यह भी कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जुआ खेल रहा होता है, लेकिन अगर आप बिजनेस में हो तो फिर आप जुआ नहीं खेलते। हालांकि इस तरह से फैक्ट्री स्टाइल में फिल्मों का प्रोडक्शन होने से उसकी क्वालिटी पर फर्क तो जरूर पड़ता था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को कभी इससे कोई शिकायत नहीं थी। ऐसी ही कुछ फिल्मों के नाम है जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। उनके नाम है कुर्बानियां, सुल्तान, ज्वालामुखी, बिल्ला नंबर 786, आज का रावण, काली टोपी लाल रुमाल, सबसे बड़ा बेईमान, जस्टिस चौधरी, अग्निपुत्र। और जो साल 2001 में रिलीज हुई थी उनके नाम है भैरव, बंगाल टाइगर, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, अर्जुन देव, मेरी अदालत, खतरों के खिलाड़ी, बगावत, एक जंग। और साल 2002 में जो फिल्म रिलीज हुई थी उनके नाम है मार्शल, मवाली नंबर 1, बंगाली बाबू, कैदी, सबसे बढ़कर हम, गौतम गोविंदा और मेरी प्रतिज्ञा। इस तरह से हर साल धड़ाधड़ मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में रिलीज होती जाती थी और बिना कुछ शोर मचाए, बिना कोई पब्लिसिटी किए निर्माताओं को लाभ पहुंचाकर चली जाती थी। और इन्हीं की वजह से उन दिनों मिथुन चक्रवर्ती को मूवी मिरेकल, मूवी मशीन और बी ग्रेड फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। वैसे देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती को भी अपने करियर से कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना है कि हमें और क्या चाहिए, मैं ऑलरेडी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीत चुका हूँ, फिल्मों में परफॉर्मेंस के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका हूँ, 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुका हूँ, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। हालांकि मिथुन दा अब दूसरी पारी में भी खूब धमाल मचा रहे हैं और उनकी इसी पारी में किक, गोलमाल 3, हाउसफुल 2, द कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स और OMG ओ माई गॉड जैसी फिल्में धूम मचा चुकी है। और इसके साथ ही वे कई टीवी शोज भी कर रहे हैं, जैसे डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस। तो ये रही दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती की उन फिल्मों की चर्चा जिनको क्रिटिक्स भले ही उन्हें बी ग्रेड की फिल्में कहती हो, लेकिन आम जनता ने उन फिल्मों को भरपूर प्यार दिया है। वे उन्हीं फिल्मों के बदौलत आज तक इतने लंबे समय तक अपने स्टारडम को बनाए रखने में कामयाब हो सके हैं और दूसरी पारी में भी रंग बिखेर रहे हैं। आपने मिथुन दा की इन फिल्मों में से कौन सी फिल्में देखी है हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।